दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे राज्य के संदर्भ में। राज्य अर्थात स्टेट किसे कहते हैं, राज्य से क्या आशय है। क्या हम भारत को राज्य कहेंगे, अमेरिका को राज्य कहेंगे, या और भी ऐसी कंट्रीज़ जो है उनको हम राज्य कहें, या भारत की जो अन्य इकाइयां हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि, इनको हम राज्य कहें। इसको हम पूरी तरह से समझेंगे कि इन प्रांतों को राज्य क्यों नहीं कहना चाहिए और भारतीय संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, भारतीय संविधान में कहाँ राज्यों का उल्लेख हुआ है। ये सारी बातों का हम बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही विस्तृत ढंग से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे इसमें कि राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है और प्रांत क्या है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इस पर हम बहुत बढ़िया से हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि राज्य की परिभाषाएं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हम देखेंगे कि किन किन विद्वानों ने या राजनीति शास्त्र के जो विद्वान हैं उन्होंने किस तरह से राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे राज्य के तत्व, राज्य के तत्व क्या हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे राज्य का निर्माण होता है और किन तत्वों की कमी से हम किसी भूक्षेत्र को या किसी क्षेत्र को हम राज्य की संज्ञा नहीं देंगे। इन पर हम पूरा विस्तृत बहुत अच्छे तरीके से हम इसको विश्लेषण आज करेंगे इस टॉपिक का। और जिन परिभाषकों ने, जिन विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी है, राज्य को समझाने का प्रयास किया है, उसका भी हम पूरा विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं राज्य के संदर्भ में। देखेंगे कि राज्य क्या है। राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र जो है वो राज्य का अध्ययन करता है। राज्य का तमाम राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, राज्य की जो संस्थाएं हैं, राज्य की जो इकाइयां हैं, पूरे राज्य के अंतर्गत जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उन सारी व्यवस्थाओं का अध्ययन राजनीति शास्त्र करता है। इसी कारण से राजनीति शास्त्र के लिए राज्य जो होता है वो उसका केंद्र बिंदु होता है। इसलिए गार्नर ने भी ये कहा था, गार्नर ने राज्य के संदर्भ में कहा था कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। अर्थात उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि राजनीति शास्त्र का आरंभ भी राज्य से होता है और अंत भी राज्य पर ही होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं राज्य का अर्थ। राज्य का अर्थ समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि राज्य शब्द अस्तित्व में कैसे आया, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में प्राचीन यूनान में जो यूनानी दार्शनिक थे, उन यूनानी दार्शनिकों ने अपने समय की राज्य व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने राज्य के लिए पॉलिस शब्द का यूज़ किया था। पॉलिस शब्द का यूज़ किया था जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। वहीं पर हम देखते हैं तो जो प्राचीन रोमन विचारक हैं, उन प्राचीन रोमन विचारकों ने उसी राज्य के लिए सिविटास शब्द का प्रयोग किया था। और इस प्रकार पॉलिस और सिविटास, इन दोनों का यदि हम अर्थ देखें, पॉलिस का और ये सिविटास का, दोनों का जो अर्थ होता है सिटी स्टेट होता है, अर्थात नगर राज्य। अर्थात इसको हम कह सकते हैं नगर राज्य। तो इस प्रकार पॉलिस और सिविटास का सीधा अर्थ निकलता था सिटी स्टेट से, जिसको हम नगर राज्य कहते हैं। अर्थात प्राचीन यूनान में नगर राज्य
जो भी क्षेत्र थे, जो राज्य व्यवस्थाएं थी, उन राज्य व्यवस्थाओं को, उन क्षेत्रों को नगर राज्यों के नाम से जाना जाता था। वहीं आप देखेंगे तो जो ट्यूटन प्रजाति के जो लोग थे, ट्यूटन जाति के जो लोग थे, वे स्टेटस शब्द का प्रयोग करते थे। स्टेटस का सीधा सा आशय होता है किसी मनुष्य का स्तर, किसी मनुष्य का जीवन स्तर जो होता है उसको स्टेटस के रूप में जाना जाता है। और उसी स्टेटस जो मनुष्य के जीवन स्तर के साथ धीरे धीरे वो समाज के जीवन स्तर या समाज की स्तर से जाना जाने लगा, और इस प्रकार उसकी विकसित अवस्था हुई जिसको स्टेट नाम से जाना जाने लगा। अर्थात स्टेट शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई है स्टेटस शब्द से। इस प्रकार स्टेट शब्द क्या हुआ, अस्तित्व में आया। अब बात करेंगे कि ये तो प्राचीन यूनानी समय की बात है। वर्तमान समय में या आधुनिक समय में सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग करने वाला, राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला जो विद्वान है वो है मैकियावेली। मैकियावेली ने अपनी एक रचना, मैकियावेली की एक रचना है द प्रिंस। मैकियावेली ने द प्रिंस में सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक काल का राज्य का जनक माना जाता है। आधुनिक काल में, आधुनिक समय में सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है या विद्वान है वो है मैकियावेली। नाम है उसका मैकियावेली। ठीक है, तो ये मैकियावेली आधुनिक समय का राज्य का जनक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये जो राज्य शब्द है ये अस्तित्व में आया। अब बात करेंगे कि राज्य हम किसे कहें। क्या भारत एक राज्य है, या भारत के जैसे और भी जो कंट्रीज हैं वो राज्य हैं, या भारत की जो इकाइयां हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका की जो इकाइयां हैं उनको हम राज्य कहें। तो इस पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य क्या है। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 1, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्या कहा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा यानी भारत को संघ के रूप में जाना जाने लगा। भारत क्या होगा? एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ यानी उसकी जो इकाइयाँ होगी, जो उसके जो प्रांत हैं वो कहलाए उसके राज्य। अर्थात भारतीय संविधान के शुरुआत में ही भाग 1 में ही उन प्रांतों के लिए, राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। अब आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग किया गया। अब इन नीति निर्देशक तत्वों में, इसके नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आप यदि देखेंगे अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 क्या कहता है? इसका अनुच्छेद 44 जो है वो क्या कहता है भारतीय संविधान का? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 इस बात को कहता है कि राज्य जो होगा वो व्यक्तियों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण करेगा। कहने का आशय ये है कि वो अनुच्छेद 44 में इस बात का जिक्र है और वहाँ ये लिखा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। शब्द आया राज्य। शब्द क्या आया? राज्य। राज्य भारत के राज्य क्षेत्रों में, भारत के राज्य क्षेत्रों में सिविल संहिता का निर्माण कौन करेगा?
राज्य करेगा। ठीक है, यानी राज्य के पास में वो ताकत, वो शक्ति दे रहा है संविधान का अनुच्छेद 44। फिर उसी नीति निर्देशक तत्वों में आप देखेंगे अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 48 क में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संवर्धन के लिए काम करेगा और वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। अर्थात राज्य कानून बना करके ये सब काम करेगा। अर्थात कानून बनाने की शक्ति किसके पास गई? राज्य के पास। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने भारतीय संविधान का भाग 1 में प्रांतों को, जो इकाइयाँ हैं, उनको भी राज्य कहा गया और उधर राज्य को एक सबसे बड़ी इकाई के रूप में स्थापित भी किया गया। अतः राजनीति शास्त्र इन प्रांतों को, इन इकाइयों को राज्य नहीं मानता है, उसे वो प्रांत मानता है। और राज्य उसे मानता है जिसके पास 4 तत्वों की उपस्थिति होगी। 4 तत्व कौन से? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये 4 तत्व हैं। ये 4 तत्वों की जहां उपस्थिति होगी उस क्षेत्र को हम राज्य की संज्ञा देंगे। यदि हम भारत की जो इकाइयां हैं, भारतीय संघ की जो इकाइयां हैं, इकाइयां मतलब उसके राज्य, उसके प्रांत, मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे और भी जो प्रांत हैं, उनको प्रांत या प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इन्हें हम राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास तो जनसंख्या होती है, निश्चित भूभाग भी होता है, इनकी अपनी सरकार भी होती है, लेकिन इनके पास संप्रभुता नामक तत्व नहीं होता है क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर एक केंद्रीय सरकार होती है जिसके आदेशों का पालन राज्य की सरकारों को, प्रांत की सरकारों को, प्रदेशों की सरकारों को करना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि राज्य क्या है और प्रांत क्या है। हम राज्य किसे कहेंगे और राज्य किसे नहीं कहेंगे। तो राज्य हम उसे कहेंगे जिसके पास 4 तत्वों की उपस्थिति होगी। चलिए आगे देखते हैं। राज्य और राष्ट्र। राज्य हम किसे कहेंगे? हमने देख लिया, जहां पर 4 तत्वों की उपस्थिति होगी, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, उसे हम राज्य कहेंगे। अब राष्ट्र किसे कहेंगे? राष्ट्र के लिए आप देखेंगे, राज्य किसी निश्चित भू प्रदेश पर निवास करने वाले मनुष्यों का सामाजिक संगठन है, जबकि राष्ट्र का आशय उन मनुष्यों से है जो समान भाषा, धर्म, सभ्यता और संस्कृति के सूत्र में बंधे होते हैं। मतलब राष्ट्र उसे कहते हैं जहां पर समान भाषा बोलने वाले लोग, समान धर्म को मानने वाले, समान सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले जो लोग होते हैं, उनके सामूहिक संगठन को राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। तो अब यहाँ सवाल ये होता है कि क्या भारत राष्ट्र है या राज्य है? चूँकि यहाँ पर विभिन्न संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, तो यहाँ भाषा, धर्म, संस्कृति में विभिन्नताएं हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे राज्य कहें या राष्ट्र कहें? तो आज का समय जो है वो, आज का आधुनिक समय जो है, उस आधुनिक समय में राष्ट्र राज्य के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसको राष्ट्र राज्य या राष्ट्रीय राज्य या राष्ट्र राज्य के रूप में माना जाता है। यहाँ पर राष्ट्र, अनेक राष्ट्र मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। अर्थात बहुत सारी विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न सभ्यताएं, विभिन्न जाति और विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं और इन सब को संचालित करने वाला, नियंत्रित करने वाली कोई एक इकाई होती है जिसको हम राज्य के नाम से जानते हैं, जो उन समाजों में पूरी तरह से व्यवस्था और शांति स्थापित करता है। तो इस प्रकार राज्य एक राजनीतिक संगठन, राज्य को अपन कहेंगे मनुष्य का एक राजनीतिक संगठन है
और राष्ट्र उसे कहेंगे जो एक भाषा, धर्म, सभ्यता और संस्कृति के आधार पर संगठित होते हैं। लेकिन आज राष्ट्र राज्य का समय आ गया है। राष्ट्र राज्य का समय आ गया इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय एकता ऐसे शब्दों का यूज़ होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस प्रकार से उन सभी शब्दों में राष्ट्र शब्द भी छुपा होता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्रों में अब विभिन्न सभ्यता, विभिन्न संस्कृति और विभिन्न भाषा और को बोलने वाले लोग और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। तो आज राष्ट्रीय राज्यों का समय आ गया है। अब देखेंगे कि राज्य की परिभाषाओं के आधार पर हम देखेंगे कि राज्य को समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य क्या है। किन विद्वानों ने राज्य के संदर्भ में किस प्रकार से अपने विचार रखे हैं। तो यहाँ पर सुलझे कहते हैं कि राज्य शब्द की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने राजनीतिक विचारक हैं। जितने राजनीतिक विचारक उतनी राज्य की परिभाषाएं, अर्थात हर विचारक ने, हर राजनीतिक शास्त्र के विचारक ने अपने अपने तरीके से राज्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। देखेंगे सबसे पहला शब्द उत्पत्ति के आधार पर राज्य को परिभाषित करने वाले जो लोग हैं उनमें सबसे पहला वर्ग है शब्द उत्पत्ति के आधार पर। शब्द उत्पत्ति के आधार पर, जैसे कि हमने पूर्व में समझा कि राज्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है किससे? स्टेटस से। स्टेटस से स्टेट शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरा है तत्वों के आधार पर। तत्वों के आधार पर हम देखेंगे तो तत्वों के आधार पर हॉलैंड ने क्या कहा, यानी राज्य के निर्माण में तत्वों की क्या भूमिका है, कितने तत्व मिलकर के राज्य बनेगा, कितने तत्वों की आवश्यकता होगी एक किसी क्षेत्र को राज्य कहलाने के लिए, या राज्य हम कहेंगे तो वो राज्य किसे कहेंगे, किन कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं जो उसमें समाहित होने चाहिए। तो हॉलैंड कहते हैं कि राज्य मनुष्यों के उस समूह अथवा समुदाय को कहते हैं जो साधारणतः किसी प्रदेश पर बसा हुआ हो और जिसमें किसी एक श्रेणी अथवा बहुसंख्या की इच्छा अन्य सब की तुलना में की क्रिया में परिणित होती हो। अर्थात इन्होंने, हॉलैंड ने दो तत्वों की उपस्थिति बताया। दो तत्व यानी जनसंख्या लिया और उन्होंने एक भूभाग लिया। तो इस प्रकार से इन्होंने दो तत्वों की उपस्थिति बताया। वहीं पर हम देखेंगे गार्नर की परिभाषा देखिए आप। गार्नर कहते हैं राज्य को समझाते हुए, राज्य को परिभाषित करते हुए कि राज्य बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है, बहुसंख्यक व्यक्तियों का समुदाय जो किसी प्रदेश के निश्चित भाग में स्थायी रूप से रहता हो और जो बाहरी शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः या अंशतः स्वतंत्र हो और जिसमें ऐसी सरकार विद्यमान हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों के विशाल समुदाय द्वारा स्वाभाविक रूप से किया जाता हो। इन्होंने चार तत्वों की उपस्थिति बताया गार्नर ने। एक तो बहुसंख्यक व्यक्ति अर्थात जनसंख्या, दूसरा किसी प्रदेश के निश्चित भाग में, किसी प्रदेश के निश्चित भाग में अर्थात भूभाग, निश्चित भूभाग, फिर जो बाहरी शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतया अंशतः स्वतंत्र हो, अर्थात बाह्य शक्ति के नियंत्रण से स्वतंत्र होना, अर्थात यहां पर शब्द आ गया कौन सा? संप्रभुता। और फिर आगे लिखा है जिसमें ऐसी सरकार विद्यमान हो, अर्थात सरकार। तो इस प्रकार से यहां पर आप देखेंगे तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये चार तत्वों की यहां उपस्थिति हुई है। अर्थात गार्नर ने राज्य के चारों तत्वों को समाहित किया है अपनी परिभाषा में और उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन्होंने ये कहा है कि किसी राज्य के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है, निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है, कोई एक सरकार का होना आवश्यक है जिसके आदेशों का पालन पूरी जनता करती हो और जिसमें संप्रभुता का होना आवश्यक है, अर्थात उस राज्य में जो राज्य होगा वह बाह्य शक्तियों से पूर्णतः स्वतंत्र होगा। तो इस प्रकार ये तत्वों के आधार पर है।
तो मैंने जैसा बताया था, राज्य के लिए 4 तत्व होने आवश्यक है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। यहाँ आपको मिल रही है। तीसरा है इसका कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर। कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर राज्य की व्याख्या करने वाले लोगों में विलोबी का नाम आता है। विलोबी क्या कहते हैं कि राज्य एक ऐसा कानूनी व्यक्ति या स्वरूप है जिसे कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। अर्थात इनके कहने का आशय है कि राज्य कानून निर्माण करने वाली एक संस्था है, कानून निर्माण करने वाली एक इकाई है जिसको कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसा कि हमने कहाँ देखा, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में और 48 क में। ठीक है, तो राज्य को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, ये कहता है तीसरे प्रकार के जो विद्वान हैं, विचारक है। चौथा है उद्देश्य तथा कार्य के आधार पर, कि राज्य के उद्देश्य और राज्य के कार्यों के आधार पर भी विद्वानों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया राज्य को। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि राज्य दुर्गुणों की संतान है और उसे त्याग कर मनुष्य उस समाज में प्रवेश करेगा जहां स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता होगी। अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य की आलोचना किया है और इन्होंने समाज की वकालत किया है। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने ये कहा कि राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है। अर्थात जो आदर्शवादी विचारक है उन्होंने राज्य को अनिवार्य बताया और राज्य को व्यक्ति का एक विराट रूप के बताया। उन्होंने एक नैतिक संस्था बताया राज्य को। वहीं उपयोगितावादी विचारक जैसे बेंथम है, जैस्मिल है, तो उन्होंने क्या कहा? उपयोगितावादी विचारकों ने राज्य का लक्ष्य क्या बताया? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। वहीं कार्ल मार्क्स साम्यवादी विचारक क्या कहते हैं? साम्यवादी विचारक उसको शोषण करने वाली एक मशीन के रूप में बताते हैं। राज्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राज्य क्या है? शोषण करने वाली एक मशीन है। अर्थात कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य केवल एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विचारकों ने अलग अलग ढंग से राज्य को परिभाषित करने का या राज्य की व्याख्या करने का प्रयास किया है। शक्ति की धारणा के आधार पर, शक्ति की धारणा के आधार पर व्याख्या करने वाले विचारक जो हैं वो ये कहते हैं, जैसे मैकियावेली क्या कहते हैं? शक्ति के आधार पर चाहे राजतंत्र हो या गणतंत्र हो, समस्त शक्तियां जिनका आधार जनता होती है राज्य की संज्ञा पाती है। अर्थात राज्य को शक्ति का प्रतीक माना है। गांधी जी क्या कहते हैं इस संदर्भ में? राज्य के संदर्भ में गांधी जी कहते हैं कि राज्य एक केंद्रित व व्यक्तिगत रूप से हिंसा का प्रतिनिधि है। अर्थात उसमें शक्ति का गुण है, इसीलिए उसको हिंसा का प्रतिनिधि मानते हैं गांधी जी। और इस प्रकार शक्ति की धारणा के आधार पर राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। बहुसमुदायवाद के आधार पर छठवां तर्क देखेंगे तो इसमें 2 प्रकार के विचार पाए जाते हैं, 2 प्रकार की विचारधाराएं देखी जाती। एक है एकलवादी और दूसरा है बहुलवादी। एकलवादी विचारक राज्य को समाज में सर्वोपरि स्थान देते हैं तथा वे राज्य को अन्य समुदायों से उच्च मानते हैं। एकलवादी विचारक जो हैं वो राज्य को ऊपर मानते हैं, अन्य समाजों में जितने भी समाज हैं उनमें सबसे ऊपर मानते हैं राज्य को। और वहीं पर बोधा के अनुसार राज्य कुटुंब तथा उसके सामूहिक अधिकार की वस्तुओं का एक ऐसा समुदाय है जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति तथा तर्क बुद्धि से शासित होता है। ठीक है, और वहीं पर आप देखेंगे बहुलवादी जो विचारक हैं, बहुलवादी विचारक राज्य की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है उसको नकारते हैं, वो उसको नहीं मानते हैं, उसको नकारते हैं। और वो ये कहते हैं कि राज्य जो है वह समाज से ऊपर नहीं है बल्कि समाज के लिए कानून बनाने वाली एक इकाई है। समाज के लिए कानून बनाने वाली एक इकाई है, इस रूप में बताते हैं। फिर देखिए 7वां आधार है इसका उत्पत्ति के आधार पर। राज्य को परिभाषित
अलग अलग विचारकों ने अलग अलग ढंग से किया है, इसलिए उनको 7 भागों में बांटा गया है। तो उसमें 7वां भाग है उत्पत्ति के आधार पर। कुछ विचारक ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का आधार जो है वो है दैवी सिद्धांत। कुछ विचारक ये मानते हैं कि राज्य का निर्माण देवताओं ने किया है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राज्य जो है वो शक्ति के आधार पर बना है। कुछ विद्वान जैसे हाब्स लॉक रूसो है वो ये मानते हैं कि राज्य जो है सामाजिक समझौते की उपज है। कोई इसको ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। कोई पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सत्ता का आधार मानता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने भी इसकी उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग विचार दिए हैं। इस प्रकार राज्य को समझाने के लिए जितने विचारकों ने अपने अपने विचार दिए उसको 7 भागों में डिवाइड किया है। अब बात करते हैं कि 7 प्रकारों को हमने देख लिया कि 7 प्रकारों में 7 भागों में जो विचारकों ने अपने विचार दिए उसको 7 भागों में हमने देख लिया, उनकी परिभाषाएं देख ली। अब देखते हैं उसका एनालिसिस करते हैं कि जो डिफिनेशंस दी है स्टेट की, जो राज्य की परिभाषाएं दी हैं उसका एनालिसिस करते हैं। उसका एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि मैकाइवर क्या कहते हैं। मैकाइवर कहते हैं कि ये आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की है। उनके विचारों में बहुत अधिक विरोधाभास है। कुछ जो लेखक हैं या जो विचारक हैं वो राज्य को एक कानूनी संरचना मानते हैं, तो कुछ लोग उसे आवश्यक बुराई मानते हैं जैसे व्यक्तिवादी। कुछ विचारक उसे एक शक्ति संपन्न संस्था के रूप में मानते हैं जैसे विलोबी। कुछ लोग उसे लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में मानते हैं। किंतु इन सभी परिभाषाओं को यदि देखा जाए तो सबसे अच्छी परिभाषा जो है वो मानी जाती है गार्नर की, जिन्होंने अपनी परिभाषा में 4 तत्वों का जिक्र किया है, अर्थात राज्य के सभी आवश्यक तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, शासन या सरकार और संप्रभुता, इन 4 तत्वों का उल्लेख किया है। इसीलिए सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात ये देखने में आता है कि सबसे अच्छी परिभाषा जो है वो है गार्नर की, जिसने राज्य के 4 तत्वों को समाहित किया है। इसीलिए निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जहां पर ये 4 तत्वों की उपस्थिति होगी, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, उस क्षेत्र को राज्य की संज्ञा दी जाएगी। और ऐसी जो भारत के संदर्भ में या दूसरे राष्ट्रों के संदर्भ में आप देखेंगे तो जो राज्य है, जो देश है, कंट्रीज जिसको अपन कहते हैं, आज के समय में हम जिसको देश के नाम से जानते हैं, वही राज्य है, क्योंकि उनके पास इन 4 तत्वों की उपस्थिति होती है। हम मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, कर्नाटका को, ये जितने भी इकाइयाँ हैं उन इकाइयों को राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास संप्रभुता नामक तत्व की उपस्थिति नहीं है। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने बहुत अच्छे से इसको जान लिया होगा। संविधान को आधार बनाते हुए, उसके संविधान के अनुच्छेदों को, भागों को आधार बनाते हुए मैंने आपको राज्य को समझाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जहां पर हम देखेंगे राज्य के आवश्यक तत्व। ये जो 4 आवश्यक तत्व है उन पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें 4 तत्वों का हम विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।